नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावल एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के साथ मिल रहे हैं वो है मारवाड़ का इतिहास। दोस्तों, इससे पहले हमने चौहानों से संबंधित वीडियो देखा और उसके बाद जैसलमेर के जो भाटी वंश थे उसमें पढ़ा, जिसमें हमने बटनेर एवं जैसलमेर दोनों का कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उससे संबंधित आज का वीडियो होने वाला है। तो देखिए कि मारवाड़ का इतिहास अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले उसके बारे में आपको ये पता होना कि क्षेत्र विशेष पर कितना इसका होता है। तो देखिए, इसका जब मारवाड़ की अगर हम बात करते हैं तो मारवाड़ में जो क्षेत्र आता है, एक तो जोधपुर का आता है, ठीक है, एक नागौर आता है, वो बाड़मेर आता है इसमें, और थोड़ा थोड़ा इस साथ जालोर और पाली, इनका क्षेत्र भी इसमें आता है। तो हम कुल मिला के इतना जान सकते हैं कि मारवाड़ जो क्षेत्र की बात आती है तो उसमें नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एवं पाली का क्षेत्र आता है। इसमें इधर आपने देखा हो तो इधर जैसे जैसलमेर का क्षेत्र है तो वो तो बाठी वंश यहाँ पे रहता था, ठीक है, बाठी वंश का यहाँ पे शासक था। उसके बाद जालोर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो चौहान वंश थी उसकी ही शाखा थी, तो चौहानों का वंश था यहाँ पे, जो कि जालोर में था सोनगरा चौहान, ठीक है। और पाली की अगर बात तो यहाँ नाडोल में भी जालोर की शाखा थी, नाडोल। तो आपको ये भी पता रखना है। तो इसके आसपास का ये क्षेत्र है। बाकी अगर आप जोधपुर की बात करो तो जोधपुर में ये क्षेत्र आते हैं जो आपके सामने हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ का। देखिए, जो वंश हुआ है, जो वंश हुआ वो राठौड़ वंश हुआ है, और ये राठौड़ वंश था जो सूर्यवंशी हिंदू इनको कहा जाता था। और देखिए, इनकी उत्पत्ति के संबंध में थोड़ी बहुत वो देखने को मिलते हैं अपने विवाद, क्योंकि उत्पत्ति के संबंध में कुछ अलग तथ्य इसमें देखने को मिलता है। मैं देखते हैं कौन कौन से हैं। एक तो ये बताते हैं इनकी उत्पत्ति के संबंध में कि ये दक्षिण भारत, ठीक है, कहाँ के, दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट, क्योंकि दक्षिण भारत पर राष्ट्रकूटों का शासन था, तो दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट शासन थे उसी का ये बताते हैं कि ये यहाँ से यहाँ पर आए थे। और कई जो बताते हैं इतिहासकार कि ये कन्नौज में गढ़वाल जो शासक थे, तो गढ़वालों की ही परंपरा के बाद में ये यहाँ पर आए थे। तो देखिए, कई इसको दक्षिणी भारतीय राष्ट्रकूट शासक के मानते थे और कई इसको गढ़वाल जो कि कन्नौज एमपी के शासन से आए हुए मानते हैं। लेकिन कई बार बाद में जब हम इतिहास को जब पूर्ण रूप से पढ़ते हैं तब उसमें ये पता चलता है कि ये दक्षिण भारत से जो थे, इनका नाम राष्ट्रकूट से जब ये कन्नौज एमपी में प्रवेश किए तब ये गढ़वाल बन गए। इनसे ही अपभ्रंश होते हुए ये जब जोधपुर में प्रवेश की शाखा तब ये राठौड़ बन गए। तो इस प्रकार देखने को मिलता है। बाकी इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादातर बनेंगे नहीं, तो आपने को देखने भी बहुत ही कम मिलते हैं ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये विवादित प्रश्न हैं, इस पर कुछ विवाद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि इस पर फिक्स अभी तक इतिहासकार भी इसको फिक्स नहीं बताया कि इसकी ये कौन सी ब्रांच थी जो कहाँ से आई थी। तो ये सभी ऐसे ही बताते हैं। तो इस प्रकार देखिए, राष्ट्रकूट से गढ़वाल की तरफ से कन्नौज आए, कन्नौज से ये जोधपुर की साइड में आए। तो ये देखने मारवाड़ का जो शासन था तो वो यहाँ से ही उनकी नींव मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है। तो इतना सा आपको याद रखना है। बाकी एग्जाम में बहुत ही कम देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट होता है राव सिंहा। ये यहाँ का प्रथम शासक माना जाता है। राव सिंहा था जो मारवाड़ का प्रथम शासक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इस शाखा का प्रथम माना जाता हो या इसके पहले कोई शासक नहीं हो, इससे पहले भी शासक हुए। लेकिन जब मारवाड़ जो राजस्थान के मारवाड़ में जो राठौड़ वंश हुए हैं उसमें से सबसे पहला जो शासक हुआ है वो राव सिंहा हुआ है। ये इसको आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना। इसको आदि पुरुष या मूल पुरुष भी हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मारवाड़ में सबसे पहले जो राठौड़ वंश की स्थापना की उसमें सबसे पहले जो शासन हुआ था वो शासन हुआ था कि राव सिंहा। और इसकी बात करें, देखिए इनके पिता थे सेतराम जी, ये ध्यान रखना, ये कन्नौज के ही शासक थे। कहाँ के थे? कन्नौज के शासक थे। इससे ये प्रमाण भी देखिए, इतिहासकारों ने इतना कुछ बताया तो इसमें यह भी साबित हो रहा है कि जो सेतराम जी हैं ये कन्नौज के शासक बताए, तो कन्नौज से इनका कनेक्ट तो रहा है। तो इससे माना जाता है कि ये दक्षिण भारत से ही कन्नौज से फिर यहाँ पे आए थे। तो इस प्रकार हम अनुमान लगा सकते हैं। बाकी पूर्ण रूप से ये तथ्य नहीं है। तो कन्नौज शासक बताते हैं सेतराम जी को, और ऐसा बताते हैं कि इनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इसके? 100 पुत्र थे। उसमें से 50 पुत्र जो बड़े थे, उसके बाद जो 51वां पुत्र था वो था राव सिंहा। तो ये 51वां पुत्र था। अब उस समय तो पहले तो क्या है कि
कि ऐसा कोई फिक्स था नहीं कि जैसे अभी तो जैसे बच्चे उत्पन्न होते हैं तो अभी तो पता लगा लेते हैं भाई इतना टाइम हुआ है तो इसकी जन्म कुंडली उस समय के अनुसार निकाल ली जाती। उस समय ऐसा था कि मतलब जन्म कुंडली तो निकाली नहीं जा सकती क्योंकि समय का पूर्ण रूप से वो नहीं था। तो बस जो सूर्य की छाया होती है उस छाया को देख के ही अनुमान लगाया जाता है कि अभी इस समय ये हो रहा है, यानी छाया देख के वहाँ पे लाइन खींच दी जाती है ज़मीन में और उसके अनुसार अंदाज़ा लगा लिया जाता था। तो उस समय ऐसा था कि जो दाई माँ होती थी, मतलब जो जन्म देने वाली, इस समय तो जो नर्स वगैरह होती है वही मान लो, वो नर्स वगैरह उस समय की थी। तो उन्होंने ये क्या है कि समय लिखना भूल गई थी और उसके कुछ समय बाद उसको गलती से लाइन तो खींच दी, लेकिन कुछ समय बाद, अब वो टाइम फिक्स था नहीं, उस अकॉर्डिंग भी टाइम फिक्स नहीं था। जब बाद में उसको ज्योतिषी को ये दिखाया गया कि ये जो बालक है उत्पन्न हुआ है वो इस समय में उत्पन्न हुआ। अब नर्स ने तो क्या है थोड़ा लेट वो लाइन खींची थी, तो छाया जो पहले कहाँ थी वो थोड़ा आगे की सक गई थी, इस वजह से वो समय का अंदाजा था वो थोड़ा गलत था। इसलिए ज्योतिषी था वो, उसने ये कहा कि ये पुत्र जो आपके पैदा हुआ है 51वां पुत्र जो राव सिंह था, ये पुत्र ऐसा पुत्र है जो अगर इसका चेहरा आपने देख लिया, मतलब किसको कहता है ये, सेतराम जी को कहता है, क्योंकि अभी वो तो पैदा ही हुआ था राव सिंह। तो सेतराम जी को कहता है कि अगर आपने उसका अपने पुत्र का चेहरा देख लिया कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये बालक ऐसा है। इतनी बात सुनकर सेतराम जी ये कहता है अपने जो जो जल्लाद वगैरह टाइप के होते हैं जो उनके सेनापति थे, उन टाइपों में जो जल्लाद थे उनको ये बोला गया कि आप इनको इस राव सिंह को उठा के और किसी जंगल में मार के आ जाओ, क्योंकि अगर मैंने इसको देख लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि वो समय की जो रेखा खींची गई थी वो ही गलती, इस अनुसार भविष्यवाणी भी कुछ गलती हो गई थी। तब उसको क्या है वो जल्लाद वगैरह थे वो लेके चले गए। जंगल में लेके जाने के बाद जल्लादों ने सोचा कि हम चाहे कितने ही जल्लाद हों, कितने ही बुरे हों, लेकिन एक दिन के जो बालक है उसकी मृत्यु का कारण हम नहीं बन सकते, इसलिए वो क्या है कि वहाँ पे ही उसको छोड़ देते हैं जंगल में। वहाँ पे बताते हैं कि एक शेर की गुफा है, वहाँ पे एक शेरनी रहती थी, वहाँ पे उस बच्चे को छोड़ देते हैं, किसको, राव सिंह को वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं और वापस अपने राज्य में आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जब वो किंवदंती ही एक प्रकार से मानी जा सकती है कि जब वो शेरनी है उसने नए नए क्या बच्चे दिए थे उस समय, और उन बच्चों के साथ ही राव सिंह भी उसमें अटैच हो गया था। वो जो सिंहनी थी वो सोची कि ये भी इसी बच्चों में है, तो इस प्रकार वो भी उसको पालने लग जाती है। और जो राव सिंह है वो धीरे धीरे उन्हीं के साथ बड़ा होता है, और उन्हीं के साथ बड़ा होता वो शेर होता है, उसी के बर्ताव में वो आचरण करने लग जाता है। जैसे बताते हैं ना, मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है, तो वो वहाँ पे उन शेरनियों के साथ रहते हुए, शेर के बच्चों के साथ रहते हुए वैसा ही बन जाता है। वो चारों पैरों से चलने, हाथ पैरों के साथ ही चलता था, पूरे शरीर पर बाल वाल थे, और मतलब बाल भी ऐसे लंबे लंबे, इस प्रकार से मतलब उन्हीं की भांति वो रहने लग गया था। अब वहाँ पे बताते हैं कि जो राजस्थान के पालीवाली ब्राह्मण हैं, पालीवाल ब्राह्मण जो पाली के आसपास के क्षेत्र थे, वहां पे पालीवाल ब्राह्मण थे, वो क्या है व्यापार, ये व्यापारी थे, ये ध्यान रखना, ये व्यापारी थे पालीवाल ब्राह्मण, जो कि गुजरात के साइड में नीचे दक्षिण में क्या है कि अपना व्यापार करने हुए आते हैं। अब व्यापार करने के लिए आते हैं, तब ये देखते हैं कि जो राव सिंह था उसको देख लेते हैं। अब राव सिंह भी क्या, जो शेर हैं उसकी बात ही बर्ताव कर रहा था, वो शेरों से खेल रहा था और उनको डरा रहा था, उनके साथ खेल रहा। तो ये देखे कि ऐसा कौन सा जो मनुष्य का बच्चा है जो शेरों के साथ खेल रहा है, शेर इनको कुछ नहीं कर रही है, और ये इनके साथ मतलब इतना तरीके से घुल मिल कैसे गया है। तो ये बात देखिए, डर जाते हैं और ये वापस कहाँ पे आते हैं, जो सेतराम जी हैं कन्नौज शासक की, आके ये बोलते हैं कि देखिए महाराज, आपके राज्य में हमने अपने जंगल में ऐसा कुछ हमने देखा है दृश्य, ये क्या बात है, अगर आप क्या है कि अगर इसको देखें तो अच्छा हो। तो ये व्यापार करने आगे चले जाते हैं, ये बात राजा को कहते हुए। अब राजा देखता है कि ऐसा तो घटना कैसे हो सकती है, एक मनुष्य शेरों के साथ कैसे रह सकता है। तो वो क्या है अपने कुछ सैनिकों को भेजता है ये देखने के लिए, लेकिन जो वहाँ पे जो जल्लाद होते हैं वो इस बात को बता देते हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है, वो छोड़ के आए थे। अब वो बताए कि महाराज अगर आप हमें क्षमा कर दे, हमारी गलती को माफ़ कर दे, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, अगर आप बताओ क्या बात है, पहले बात तो बताओ। तो बताते हैं महाराज ऐसा है, जो आपका पुत्र जो उत्पन्न हुआ था उसको हमने क्या है कि मृत्यु दंड नहीं दिया था, उसको हमने शेर के पास छोड़ दिया था, शेरनी के पास, और उन्हीं बच्चों के साथ वो बड़ा होके ऐसा हो गया है। तो ये बात बताया तो राजा सोचता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो मारने के लिए कहा है, चलो ठीक है, वो बेटा मेरा अभी जीवित है तो ठीक है, उसको लेके आओ।
तो ऐसा बताते हैं कि इसको जो राव सिंहा है उसको वहाँ से लेके आते हैं। और जब ये मनुष्य के साथ रहता है, यहाँ पे सभी लोगों के साथ रहता है, तो वही है चरित्र का आचरण है, प्रभाव लोगों का पड़ता है। तो जब वहाँ रहता था उसके आचरण में रहता था शेरों के जंगल की तरह, यहाँ पे आ गया तो मनुष्य की तरह वो रहने लग गया था। तो ऐसा बताते हैं। फिर बाद में जब पालीवाल ब्राह्मण जब यात्रा करते हुए वापस व्यापार करते हुए वापस आते हैं तो पूछते हैं कि महाराज वो हमने जो ऐसा दृश्य देखा था उसका क्या हुआ। तो ये बोलता है कि आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे बेटे से राव सिंहा से मिला दिया जो हमारा ही बेटा था। वो हमने ऐसे ऐसे छोड़ दिया था इसी कारणवश भविष्यवाणी के कारण, लेकिन वो जीवित है और उसने मेरे को देख भी लिया और मैं एकदम ठीक हूँ। इस प्रकार से ऐसा बताते हैं। और देखिए उस समय जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी खेड़ बाड़मेर को। किसकी समय की बात है? ये राव सिंहा के समय की बात है। ये इस समय जब राजधानी बनाता है तब ये कहता है, जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि महाराज हम जब भी व्यापार करने आपकी तरफ आते हैं तो बीच में हमारे को लुटेरे लूट लेते हैं। तो हमारे को आपके पुत्र, तो आप तो 100 पुत्र हैं आपके, तो आप किसी भी एक पुत्र को हमारे वहाँ पे नियुक्त कर दो राजा के तौर पर, ताकि हमें सुरक्षा मिल सके। तो सेतराम जी कहते हैं कि हमारे तो वैसे ही 100 पुत्र, आप किसी को भी ले जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो शासन करेगा तो आपकी रक्षा भी करेगा। तो ये कहता है हमें तो ये ही चाहिए, ये कौन, राव सिंहा ही चाहिए, क्योंकि हमने शेरों के साथ ये रहा हुआ है तो इसकी वीरता बहुत ही अधिक मानी जाती है, तो इसलिए हमें राव सिंहा ही वहाँ पे चाहिए। तो ऐसा बताते राव सिंहा 140 घुड़सवार लोगों के साथ, ऐसे बताते हैं 140 घुड़सवारों के साथ या पालीवाल ब्राह्मणों के साथ यहाँ पे आ जाता है। कहाँ पे? मारवाड़ में आ जाता है। मारवाड़ में बाड़मेर में कहाँ पे? खेड़ की यहाँ पे नई राजधानी स्थापित कर लेता है। और बाद में ऐसे बताते हैं इसकी मृत्यु के बाद इसकी छत्री है वो बिठू पाली के अंतर स्थित है। तो ये ध्यान रखना, इतनी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और एक बात ये भी याद रखना, रुडियार्ड किपलिंग थे जो कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, द जंगल बुक। तो जंगल बुक, द आपने मोगली वाली स्टोरी सुनी होगी, आपने देखी होगी मोगली वाली स्टोरी, तो उसकी प्रेरणा है उसको यहाँ से ही मिलती है रुडियार्ड किपलिंग को। क्योंकि ये बातें जब बाद में ये ऐसे बताते हैं कि मारवाड़ के क्षेत्र में बहुत दिनों तक रुकते भी हैं और यहाँ पे मारवाड़ में आते भी हैं, तब उनको ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे राव सिंहा थे जो इनके पूर्वज हुए हैं, वो ये ऐसे ऐसे जंगल में रहे हुए हैं और उनके साथ रहते हुए उनका जैसा ही बर्ताव करने लग गए थे। तो इसी बात को देख के रुडियार्ड किपलिंग ने अंदाज़ा लगाया था और बाद में उनकी जो सोच थी वो इस प्रकार द जंगल बुक के रूप में बाहर आई थी। और ये जो प्रेरणा है उनको यहाँ से ही मिलती है। हालांकि आज हम जंगल बुक देखते हैं बड़े खुश होते हैं, लेकिन ऐसा भी आपने सोचा नहीं होगा कि ये चीज़ें हैं जो प्रत्यक्ष में हुई है इतिहास में। तो ये बातें हैं, तो रुडियार्ड किपलिंग की भी यहाँ पे थोड़ी सी बात है। उसके बाद देखते हैं जो शासक हुआ है। अब यहाँ पे इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी छत्री जो पाली में जो कि इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसकी छत्री की अगर बात होती तो बिठू पाली के अंतर्गत है। उसके बाद जो शासक हुआ है वो दूहड़ हुआ है। अब देखिए दूहड़ के बारे में ज़्यादातर जानकारी मिलती है वो यही है कि दूहड़ एक बार अपने ननिहाल गया हुआ था और ननिहाल जाने के बाद उसको कुछ लोगों ने ये बताया कि आपकी तो कोई कुलदेवी है ही नहीं, तो आप किसको मानते हो। तो अब ये अपनी नानी से पूछता है ननिहाल में जाने के बाद कि हमारे क्या है कि अपनी मम्मी नानी से पूछता है कि हमारे जो कुलदेवी है वो कहाँ पर है, क्योंकि हमारे तो कुलदेवी अभी तक हमने पूजा ही नहीं है। तो इसकी ननिहाल में बताते हैं कि तुम्हारी जो कुलदेवी है वो यहाँ पे नहीं है, तुम्हारी कुलदेवी कहाँ पे है? कन्नौज में है। अब कन्नौज में बताया क्योंकि कन्नौज शासक था, इसके जो दादाजी थे वो कन्नौज शासक बताए सेतराम जी। तो वो बताते हैं कि जब कन्नौज गया ये कर्नाटक में, कर्नाटक जाता है, कर्नाटक से नागणेची माता इनकी जो कुल देवी है, ध्यान रखना ये कुल देवी है, ठीक है। इनकी कुल देवी कौन है? नागणेची माता है। और ऐसी स्टोरी भी है कि उदंती है, ऐसे सुनने में मिलता है कि ये नागणेची माता को जब ये लेकर आता है कर्नाटक की तरफ से, अब कर्नाटक से लेके आ रहा है, दक्षिण से लेके आ रहा है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये राष्ट्रकूट जो शासक हुए हैं दक्षिण भारत में, तो उनसे संबंध इनका अवश्य रहा है। क्योंकि कुलदेवी अगर यहाँ पे दक्षिण में मिल रही है तो दक्षिण में जो संबंध बताया जाता है वो कुछ तरीके से सही भी बताया जाता है। तो ऐसी एक किंवदंती है कि ये जब अपने साथ इसको लेके आ रहे थे नागणेची माता अपनी कुलदेवी को, तब ऐसा बताते हैं किंवदंतियों के अनुसार कि ये जब आ रही थी तब ऐसा बताया था अब जहाँ पे तो पीछे मुड़ के देखेगा वहाँ पे ही मैं स्थापित हो जाऊंगी, तो जहाँ तक लेके जाना है बिना पीछे मुड़े देख के चलना। अब ये बहुत दूर तक तो चल लेता है, लेकिन जब यहाँ पे, ये ध्यान रखना,
नागाना बाड़मेर के अंदर ये पीछे मुड़ के देख लेता है कि हम आ तो गए, देखे तो सही क्या हो रहा है। तो जैसे ही ये पीछे मुड़ के देखता है, नागाना एक जगह है वहाँ पे बाड़मेर में, ये जैसे ही वहाँ पीछे मुड़ के देखता है तो वो वहीं पे ही स्थापित हो जाती है, जो इनकी जो कुल देवी है। तो ये ध्यान रखना, इनकी कुल देवी की जो स्थापना है या कुल देवी का मंदिर है वो कहाँ है, नागाना बाड़मेर में। और ये कहाँ से लेके आए, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना, ये कर्नाटक से अपनी कुल देवी को लेकर आए थे। कौन ले आए, शासक था राव दुहड़। तो ये ध्यान रखना, दुहड़ से जो शासक थे वो लेके आए थे। उसके बाद बढ़ते हैं, देख ले अगला जो शासक हुआ है राव मल्लीनाथ, जो कि अब लोक देवताओं के रूप में भी इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि राव मल्लीनाथ थे। तो ये देखने, राव मल्लीनाथ जब हुए तो इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तन की है, क्योंकि ये थोड़ा प्रभावशाली शासक था। तो यहाँ पे नहीं सर रहा था इसका, तो ये आगे सोचा भाई कोई अच्छी राजधानी बनाए। तो इसने बाद में बाड़मेर में ही मेवानगर को नई राजधानी बनाया, यानी नई अपनी कैपिटल बनाया। और उसके बाद देखिए, हम इसको जानते हैं एक अच्छे लोक देवता, जब हम पढ़ेंगे तभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जब ये बाढ़ में ये इतने प्रसिद्ध थे, ये ध्यान रखना, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में राव मल्लीनाथ जी को बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनकी इतनी अच्छी पूजा होती है, इतने अच्छे लोग मानते हैं इनको कि इनके जो बाड़मेर क्षेत्र है उसी को ही मालानी क्षेत्र कह दिया जाता है। इनके नाम पे ही, मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम मालानी कर दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। बाकी हम लोक देवता जब पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे कि इनका जो इनकी पत्नी थी रूपा देव, वो भी एक लोक देवी थी। और इनका जो मेला बढ़ता है वो तिलवाड़ा में बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो और भी डिस्कस करेंगे डिटेल से। बाकी अभी हम शासक के रूप में पढ़ रहे हैं, तो राठौड़ों की जहाँ बात हो रही है तो यहाँ ध्यान रखना, मल्लीनाथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका इतने लोग, ये लोग प्रसिद्ध देवता रहे हैं कि इनके नाम पर ही इनके क्षेत्र का नाम मालानी कर दिया गया था। अब देखिए, उसके बाद देखिए इसका एक पुत्र होता है जगमाल। इसके बारे में आप ध्यान रखिए, मल्लीनाथ जी का ही एक पुत्र होता है, थोड़ा अजीब टाइप का होता है ये, मतलब हर बात में लड़ने काटने मारने की बातें करता था। तो जगमाल इसका पुत्र होता है। इसके बारे में एक स्टोरी है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ऐसा होता है कि अपने राज्य में कुछ इनकी जो राज्य की जो लड़कियां होती है वो पानी लेने जाती है बाहर। अब पानी भरने तो जाती है, लेकिन जब ऐसे बताते हैं कि जो गुजरात के जो शासक थे, मुस्लिम शासक था उस समय, जब गुजरात के मुस्लिम शासक है कहीं आक्रमण करके जब वापस लौट रहे थे गुजरात की तरफ राजस्थान से, तब यहाँ की जो लड़कियां थी वो पानी भरने जाती है। तो वो आ रहे थे, मुस्लिम शासक थे, जो इस वजह से उन्होंने क्या है कि जो सैनिक आ रहे थे तब उन्होंने उस लड़कियों को उठाकर वो लेके चले गए। अब बाद में देखा, कौन, जगमाल देखा कि लड़कियां पानी भरने गई हुई है, इतना समय हो गया अभी तक नहीं आई। तो बाद में इनको गुप्तचरों से पता चला कि यहाँ पे जो लड़कियां पानी भरने गई है वो गुजरात की जो सेना लौट रही थी, युद्ध करके आक्रमण करके गुजरात की तरफ लौट रही थी। तब ये सभी लड़कियों को उठाकर गुजरात लेके चले गए। तो वहाँ पे जो शासक था वो गुजरात का, जो कि अहमदाबाद में अपना शासन चलाता था, तो अहमदाबाद का वो शासक था। अब ये बात जगमाल को पता चलती है। बाद में लोग वहाँ के राजा के पास जाते हैं, जो कि मल्लीनाथ जी वहाँ के शासक थे। मल्लीनाथ जी को कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी जो लड़कियाँ हैं वो पानी भरने गई थी, ऐसे गुजरात के सेना थी वो उठा के लेके चली गई, अब आप ही रक्षा करने वाले हैं। तो इसलिए महाराज को कहते हैं, महाराज जी की ठीक है, हम सेना स्टार्ट करें। सेना को कहते हैं ठीक है, तैयार हो जाओ, चलते हैं युद्ध करने, लड़कियों को लेने। अब ये बात पता चलती है जगमाल को। अब जगमाल था थोड़ा स्फूर्ति वाला, थोड़ा गुस्से वाला। ये कहा, पापा आप बैठो, मैं जाता हूँ, क्या बात हुई मैं संभाल लूँगा। मल्लीनाथ जी जानते हैं भाई ये तो तेज तर्रार है, थोड़ा गुस्से वाला है, पता नहीं क्या कर बैठे। ठीक है बेटा तू रहने दे, हम चले गए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये वादा करके जा रहा हूँ कि मैं उन लड़कियों को सही तरीके से यहाँ पे अपने राज्य में लेके आऊँगा। बाप कहता है ठीक है भाई, तुम्हें है इतनी ताकत तो, पर तेरा थोड़ा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, संभाल लेना। तो जगमाल क्या है कि अपनी सेना लेके, और सेना के साथ साथ क्या करता है, कुछ मालानी के घोड़े, देखिए मालानी के जो घोड़े हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखना, घोड़ों में अगर बात होती है कहाँ के प्रसिद्ध है, तो मालानी के घोड़े बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मालानी घोड़े और अपने कुछ मित्रों के साथ ही जाता है वो, संपूर्ण सेना नहीं लेके जाता, कुछ मित्रों के साथ वो आता है। कहाँ पे, गुजरात में आता है, अहमदाबाद में। अब ये इसके बाद कहते हैं पिताजी, ये कहता है ये मल्लीनाथ जी से कि पिताजी मैं ना वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ पे सीधा आक्रमण कर दूंगा। ये बोलता है आक्रमण मत करना, क्योंकि गुजरात के अंदर का जो अहमदाबाद में है वहाँ पे जो महल बना हुआ है, वहाँ की राजकुमारी का महल है वहाँ पे, और वहाँ पे जो महल है वो उसकी राजकुमारी है गिंदोली। ये ध्यान रखना,
ये राजकुमारी थी, ये गुजरात की राजकुमारी थी और उसका महल बना हुआ था यहाँ पे अहमदाबाद में। तब ये कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। उसके बाद जब यहाँ पे जब पता करता है, ये जाता है, तब यहाँ पे वेश करते रहता है घोड़े का व्यापारी बनकर। क्या करता है ये यहाँ पे घोड़े का व्यापारी बनकर रुका हुआ, और इसको ये पता चलता है कि ये जब महारानी है या महारानी नहीं, राजकुमारी, ये राजकुमारी है, ये महल से कब बाहर निकलती है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तभी हम इसको पकड़ेंगे, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पापा ने तो पहले ही डाउट दे दिया ये बात पे कि नहीं अंदर नहीं जा सकते, यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इतनी खतरनाक टाइट सिक्योरिटी रहती है। तो इस बात से वो थोड़ा सहम गया था थोड़ा सा कि नहीं बाहर ही आने दो। उसके बाद इसको ये पता चला कि जो राजकुमारी है वो बाहर आती है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन इनके जो पीर थे उनके वहाँ पे मत्था टेकने इत्यादि वगैरह आती थी पूजा करने। तो ये देखिए घोड़े का व्यापारी बनकर वहाँ पे रुका हुआ था। जब भी इनसे लोग पूछते कि ठीक है घोड़ा कितने का दोगे तो ये 2000 की जो रेट का घोड़ा होता है उसका 50,000 बता दे। अब ऐसा घोड़ा कौन लेगा, लेकिन ये बेचना भी कहाँ चाह रहे थे, नहीं बेचना चाह रहे थे, ये तो बस नाटक कर रहे थे। उसके बाद ये जब शुक्रवार को जब बाहर आती है अपने पीर बाबा के मतलब मत्था टेकने इत्यादि वगैरह, तब ये क्या है कि पहले से ही तैयार रहते हैं। जैसे ही वो आती है तो ऐसा बताते हैं कि जैसे वो आती है तो वहाँ के जो अपने राज्य की थी लड़कियां हैं जिनको वो लेके आए थे, वो उसके दासी के रूप में कार्य कर रही थी, तो उसके साथ वो भी आ रही थी दासी के रूप में। तब वो जो लड़कियां थी वो इनको पहचान लेती है, ठीक है, जगमाल और इसके साथियों को कि ये तो हमारे राज्य के लड़के हैं, और जगमाल भी है। और उसके बाद ये भी पहचान लेते हैं ये हमारे राज्य की लड़की है, ये इनको उठाते हैं। क्योंकि उस समय बताते हैं कि जब ये राजकुमारी बाहर आती है गिंदोली, तब उस समय क्या है कि कोई भी इनकी सिक्योरिटी नहीं होती, ओनली दासिया ही रहती है। तो दासिया वही थी यहाँ के जो जगमाल के राज्य की वो लड़कियाँ थी, उन्हीं को ले आते हैं वो उठा के। और साथ में वैसे बताते हैं कि जगमाल गिंदोली को भी उठा ले आता है, चल भाई तूने हमारी इतनी लड़कियां उठाए, हम तुम्हारी राजकुमारी को ही उठा के लेके जाते। तो गिंदोली को उठाकर ले आया। बाद में पता चलता है कि ये अपनी जो राज्य की लड़कियों के साथ साथ गिंदोली को भी उठा ले गया। अब देखिए बात आती है गिंदोली को उठा के लेना। अब ऐसे बताते हैं जब गिंदोली को उठा के उनकी लड़कियाँ थी, जो लड़कियाँ अपने राज्य की लड़कियाँ, उनको और गिंदोली को जब यहाँ पे लेके आए थे, उस समय जो त्यौहार था वो था गणगौर का। जिस दिन वो लेके आए थे उस दिन कौन सा त्यौहार था, गणगौर का। इसलिए आज की पुरानी मान्यताओं के अनुसार आज भी बताते हैं कि गणगौर के दिन गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, गिंदोली के गीत तो इसलिए गाए जाते हैं, वो गिंदोली के गीत गाए जाते हैं ना, वो इस गिंदोली की वजह से गाए जाते हैं क्योंकि यहाँ के जो शासक थे गुजरात के, वो लड़कियों को उठा के लेके गए थे जगमाल के राज्य की, इसलिए वो उसको भी उठा के ले आए। और बाद में ऐसा बताते हैं कि जब ये राजकुमारी है गुजरात से यहाँ पे आती है जगमाल के साथ, तो बीच में इनको क्या है प्रेम हो जाता है जगमाल से, और इतना अच्छे लगने लग जाते हैं, इतना अधिक प्रेम हो जाता है कि गुजरात का शासक जब इसका बाप है गिंदोली का, ये बुलाता है कि बेटी आजा, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, युद्ध करके ले आएंगे, लेकिन तेरे ये नहीं पिताजी आप रहने दो, मैं तो यहीं ठीक हूँ और मेरे को ये जगमाल है जो पसंद है, मैं तो नहीं आऊँगी। तो ऐसे करके मनाही कर दिया था, इतना प्रेम हो गया था। तो इस प्रकार है, ये ध्यान रखना यहाँ पे जो गणगौर के दिन ही गिंदोली के गीत इसलिए गाए जाते हैं क्योंकि गणगौर के दिन गिंदोली को लेके आया था जगमाल, जो कि पुत्र था मल्लीनाथ का। अब देखिए ऐसे बताते हैं कि जगमाल है उसको नया शासक नियुक्त नहीं किया गया था, इसकी जगह राव मल्लीनाथ है वो अपने भाई कौन था, वीरमदेव को यहाँ नियुक्त करता है। वीरमदेव को जब यहाँ नियुक्त करता है उसके बाद जो शासक बनता है वो वीरमदेव का ही पुत्र होता है चूड़ा, जिसे हम राव चूड़ा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी बताई मंडोर को। अब देखें मंडोर को राजधानी बनाई है वो इस प्रकार बनाई क्योंकि जो पहले मंडोर जो राजधानी थी, मंडोर का जो क्षेत्र था वो था प्रतिहारों के अंडर में। प्रतिहारों की एक शाखा थी, ये ध्यान रखना, इसकी ही एक ब्रांच थी इंदिरा। तो इंदिरा नामक एक शासक हुआ करते थे, प्रतिहारी शासक के ही एक ब्रांच थी इंदिरा, यहाँ पे इनका शासन था। अब क्या है कि जब आक्रमण बहुत ज़्यादा इन पर होने लगे, प्रतिहार शासकों पर, इंदिराओं पर बहुत ज़्यादा आक्रमण होने लगे, तब ये देखे भाई इतना आक्रमण हमसे सहन नहीं हो रहे, तो इनकी क्या है, इंदिरा जो शासक थे इन्होंने अपनी राजकुमारी की शादी किससे करा दी, चूड़ा से करवा दी। अपनी राजकुमारी की शादी चूड़ा से करा दी, और चूड़ा के जब राजधानी और शादी करवाई तो उसमें क्या है कि दहेज के रूप में क्या दे दिया, मंडोर क्या है किसको दे दिया, चूड़ा को दे दिया। और चूड़ा ने जब मंडोर दहेज में मिला तो चूड़ा ने क्या है नई राजधानी कहाँ पे, मंडोर में स्थापित कर दी।
अब ये मंडोर में स्थापित करने के बाद यहाँ पे शासन चलाने लग गया। उसके बाद आगे की स्टोरी है कि इसकी जो पुत्री होती है वो अंसाबाई होती है, और अंसाबाई का विवाह होता है, वो मेवाड़ के अंतर्गत होता है। वो आगे बातें हैं हम कल करेंगे, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो ऐसे ही स्टोरियों के माध्यम से रोचक तथ्यों के साथ साथ हम हिस्ट्री को आगे ले जाते ताकि आपको बोर भी नहीं होना पड़े और मज़े के साथ साथ हम पढ़ते रहें। तो आज का इतना वीडियो, आई होप आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो स्टोरी के माध्यम से मैंने समझाई है तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। यार इनको जो तथ्य हैं जो कि मैं बता रही हूँ, इसमें मोस्टली मैं तथ्य ही यहाँ पे लिखता हूँ, और जो जितनी भी बातें हैं इनसे संबंधित वो मैं आपको बोल के ही बताता हूँ। तो जितनी ये तथ्यात्मक बातें हैं ये आपको लिखनी है, नोट करनी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों ऐसी है, ये मारवाड़ का इतिहास है, थोड़ा लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें जो शासक हैं उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसको स्टोरियों के माध्यम से, ताकि आपको इजीली समझ में आ रहा, पढ़ने में भी आपको आसान लगे, तो इसलिए हम इसको आराम से ही चलाएंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर आप बिना कहीं कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।